हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 भारत की प्रारंभिक राज्य व्यवस्था के बारे में हमने जाना था कि मतलब किस प्रकार की हमारी जो प्रथम प्रारंभिक मतलब कहें तो स्टार्टिंग की राज्य व्यवस्था थी, किस प्रकार की होती थी, गणराज्य क्या होता था, जनपद क्या होता था, उसके बारे में हमने जाना था। महाजनपद क्या होता था उसके बारे में हमने जाना था। तो अब बात करते हैं पार्ट 9। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले पार्ट 4 लिया था, अब मैं पार्ट 9 ले रहा हूँ, क्यों? तो उसका कारण ये है कि जो आपका सिलेबस है कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, तो मुझे उस हिसाब से चैप्टर लेने पड़ रहे हैं। तो आप लोगों को टिक करना हो तो अपना सिलेबस टिक कर लीजिए। पहले सेमेस्टर में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, उसके बाद डायरेक्ट 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम 9वें चैप्टर की, जो कि है हमारा घर पृथ्वी। कहने का मतलब क्या है? जो है हमारा घर पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जहाँ रहते हैं वह हमारा गांव और घर है। यह सब किस किस पर है? ऐसा प्रश्न हम सबको होता है। उत्तर एकदम सरल है कि मेरा घर और गांव पृथ्वी पर स्थित है, इसलिए पृथ्वी हमारा विशाल घर कहलाती है। जो कितनी विशाल है ना। तो आइए अपने इस विशाल घर के बारे में थोड़ा जानें। आपको भी यह जानने का मन हो, यह स्वाभाविक है। आपको पता है हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। अब यह सौर परिवार अर्थात क्या है, आइए मैं आपको सौर परिवार की जानकारी देता हूँ। ठीक है, अब सौर परिवार के बारे में जानेंगे। सौर परिवार होता क्या है? हमारा सूर्य मंदाकिनी तारामंडल का एक स्वयं प्रकाशित तारा है। इस तारे के आसपास छोटे बड़े सदस्य गोल स्वरूप में हैं। हमारी पृथ्वी इनमें से एक गोला है। इन सभी को हम ग्रह के रूप में पहचानते हैं। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और प्रत्येक के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के आसपास वृत्ताकार स्वरूप में घूमते हैं। इन ग्रहों को अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार के विविध ग्रह विविध आकार और स्वरूप वाले हैं। ये सभी ग्रह मिलकर हमारा सौर परिवार या सौरमंडल बनते हैं। इस तरह लघु ग्रह धूमकेतु उल्काओं का हमारा और सौरमंडल का समावेश होता है। तो आइए अपने इस सौरमंडल का परिचय प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? सौर परिवार होता है, जो सौर परिवार में है, जो हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रह है, एक गोला है। तो जो कि हमारे सौर परिवार है उसमें काफ़ी प्रकार के ग्रह हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, विविध प्रकार की विशेषताएं हैं। वो क्यों हमारी जो सौर परिवार है उसके अंदर जो ग्रह है वो किस प्रकार से घूमते हैं, किस कारण से घूमते हैं, वो हम अब जानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सूर्य की बारी। सन यानी सूर्य। सूर्य से हम परिचित हैं। हमारे दैनिक कार्यों की शुरुआत सूर्योदय से ही होती है ना। सूर्य सम्मानित तारा है जो पृथ्वी के जीवों का दाता माना जाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। कहने का मतलब क्या है? सूर्य पृथ्वी से कितना? लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। उनके चारों ओर एक चक्कर लगाने हो तो 1000 किलोमीटर के वेग से चलते विमान में बैठकर घूमें तो 107 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के तुलना में 28 गुना अधिक है। मतलब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। इससे जिस पदार्थ का पृथ्वी पर वजन 1 किग्रा हो तो उसका सूर्य पर वजन 28 किग्रा हो जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह अपनी निश्चित मार्ग में रहते हैं और उसके आसपास घूमते हैं। पृथ्वी उससे 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.25 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.25 मिनट का समय लगता है। मतलब 8 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को। मतलब जो सूर्य है उसका पृथ्वी पर प्रकाश पड़ने को 8.25 मिनट लगता है। सूर्य का धरातल हमेशा अस्थिर रहता है। इसमें अनेक
किलोमीटर लंबी प्रज्वलित अग्नि ज्वालाओं का समावेश होता है। सूर्य का मुख्य आवरण हाइड्रोजन गैस का बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रक्रियाओं से प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। अगर आपसे कोई ऊर्जा की डेफिनेशन या परिभाषा पूछे तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रक्रिया से प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। जिससे सूर्य का धरातल खूब ही गर्म है। सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर जीव सृष्टि विकसित हुई, जिससे सूर्य को सजीवों का पालक के रूप में कहा जाता है या पहचाना जाता है। अब हम ग्रहों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक और गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। सौर परिवार के मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रहों की खुली आंखों से देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 प्रकार होते हैं ग्रह में। एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में हमारा होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद हमारे बाह्य ग्रह में आते हैं जो कि गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे सब बाह्य ग्रह हैं। ठीक है। और ये भी हमारा आता है कि हम कौन सी ग्रह को खुली आंखों से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ये ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अब बात करते हैं पेज नंबर 48 की। पेज नंबर 48 पे हमें सबसे पहले मिला है बुध, जिसको हम मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं। यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो पीले रंग का है। बुध का वातावरण और उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पर से हमें बुध ग्रह सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद थोड़े समय तक आकाश में दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब ये है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध, जो कि पीले रंग का है। ठीक है। और इसका उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर शुक्र, जिसको वेनस कहते हैं। सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है, जो आकार और वजन में पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी का जुड़वा भाई है। यह चमक में चंद्रमा जैसा दिखता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। इसके आसपास गैसों और बादलों का घना आवरण होने से इसका अधिक अध्ययन नहीं हो सका। कहने का मतलब ये है, कहें तो ये पृथ्वी की जैसा ही दिखता है, पर इसका आज तक इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाया है। और ये वजन और आकार में पृथ्वी के जैसा ही है। और ये सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे हम वेनस यानी शुक्र कहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच की पृथ्वी का स्थान है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि सूर्य के आसपास 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। दिन, रात और ऋतुओं जैसी घटनाएं केवल पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्र है, जिसको हम मून कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। उसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 दिन लगते हैं। चंद्र पर वातावरण नहीं है। चंद्र पर पानी और वातावरण न होने से उस पर जीव नहीं है। चंद्र स्वयं प्रकाशित नहीं है। चंद्र को सूर्य प्रकाशित करता है। चंद्र के धरातल पर उल्कापात होने से उस पर खूब विशाल बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। यह मृत ज्वालामुखी भी है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब बारी आती है मंगल, जिसको हम मार्स के नाम से जानते हैं। लाल रंग का चमकता ग्रह है। अगर आपको कोई पूछे कि लाल रंग का ग्रह कौन सा है, तो हम कहेंगे मंगल। मंगल पर कम वातावरण है। मंगल पर ऋतुओं के अनुसार पृथ्वी की अपेक्षा अधिक ठंडी और गर्मी पड़ती है। इसके दो उपग्रह हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो अभी की जनरेशन है, वैज्ञानिक है, वो इस पर सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि जीवन संभव है कि नहीं। अभी इस पर प्रैक्टिकल चालू है। अब बात करते हैं पांचवा, जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति। गुरु हल्के पीले सफ़ेद रंग का ग्रह है। गुरु के आसपास गैसों का वातावरण है। यह गुरु बहुत ही ठंडा होगा, ऐसा माना जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि जो हमारा ग्रह है सबसे बड़ा, वो हमारा बृहस्पति यानी सूर्य है। गुरु के 79 उपग्रह हैं, जिसमें भी वैज्ञानिकों में मतभेद पाया जाता है। इस बड़े भीमकाय ग्रह को दूरबीन से देखने पर धब्बों वाला धरातल मनोहर लगता
है। कहने का मतलब क्या है, किसके 79 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो ये गुरु के, बृहस्पति के। और इसका रंग कैसा है, पीला सफ़ेद रंग का है, हल्के। अब बात करते हैं शनि, जिसे सैटर्न कहते हैं। अब सौर परिवार में गुरु यूरेनस के बीच स्थित है। गुरु के बाद बड़ा ग्रह नीले रंग के तेजस्वी बलियों से सुंदर लगता है। बलियों के कारण यह भिन्न लगता है। इन बलियों से पहनी हुई पगड़ी जैसा लगने से शनि को पगड़ी ग्रह भी कहा जाता है। शनि के 62 से अधिक उपग्रह हैं, मतलब 62 से अधिक उपग्रह हैं। सूर्य से दूर होने के कारण इसका धरातल का तापमान कम है। अब बात करते हैं 7, यूरेनस। यूरेनस यानी पृथ्वी से इतना दूर है कि सामान्य दूरबीन से दिखाई नहीं देता। वहाँ सूर्य का तेज भी सफ़ेद चांदनी जैसा है। हिलियम हर्शल नामक खगोल शास्त्री ने 1781 में इस ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह खूब ही ठंडा है। अगर हम ठंडे ग्रह की बात करें तो हम यूरेनस का नाम ले सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सारे ग्रहों की नाम और उनके फ़ोटोज़ किस तरह से वो दिखते हैं। अब बात करते हैं 8वां नंबर, नेपच्यून। नेपच्यून यह ग्रह हरे रंग का है। इसके वातावरण में स्थित मीथेन नामक जहरीली गैस है। इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, इस ग्रह पर एक जहरीली गैस है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं। उल्का, कई बार आपको आकाश में तारा गिरता हुआ दिखाई देता है ना। हकीकत में तारे गिरते ही नहीं हैं। आकाश में घूमते पत्थर के छोटे टुकड़े अथवा ग्रह के छोटे भाग जो उल्का के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे टुकड़े पृथ्वी के नज़दीक आने पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेज़ी से खींचे जाते हैं। वातावरण में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण सुलग जाते हैं। इस समय वातावरण में तेज जलती लाइन रोशनी दिखाई देती है जिसे हम तारा गिरना कहते हैं। कई बार पूरी जली ना हो ऐसी उल्काएं पृथ्वी पर गिरकर बड़े गड्ढे बना देती है। महाराष्ट्र की कोयना झील ऐसी उल्का गिरने से बनी हुई मानी जाती है। सौराष्ट्र में धजाला के पास उल्का गिरी थी जिसका वजन 40 किलोग्राम जितना था। तो आप लोग जान चुके हैं कि ऐसा टूटता तारा कुछ होता नहीं है, वो आप लोग जान चुके होंगे। तो अब बात करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं? विशाल अर्थ में कोई भी तारों का समूह अथवा अकेला तारा भी नक्षत्र कहलाता है। कई तारों के समूह के कारण यह उनका निश्चित आकार तैयार हुआ है। यह कभी हंस जैसा तो कभी गरुड़ जैसा दिखाई देता है। अश्विनी, रेवती, वैशाखा, पूर्णवर्ष, मृगशीर्ष, रोहिणी, पुष्य, आद्रा, स्वाति जैसे कुल 27 नक्षत्र हैं। आकाश में चंद्र के आसपास 2-3 नक्षत्रों को पहचानने के लिए चंद्रमा को देखते रहना पड़ता है। नक्षत्रों को याद करना मुश्किल है, परंतु बार बार देखने और समझने से इन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है। कुछ नाम तो शुभ कार्यों के साथ याद रखा जाता है, जैसे कि पुष्प नक्षत्र में सोने चांदी की खरीदी की जाती है। यह बात हमारे सौर परिवार अर्थात सौरमंडल की। आपको अभी हमारे घर अर्थात पृथ्वी के विषय में अधिक जानना है ना, तो आइए। पृथ्वी का स्थान और आकार। हम सूर्य और चंद्र को अस्त होते हुए देखते हैं। कितने सुंदर और तेजस्वी दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी भी ऐसा ही एक गोला है। इसका आकार गोल है। यह दोनों ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। कई अवकाश यात्री चंद्र पर जाकर आए। उन्होंने पृथ्वी की फ़ोटो भी लिए। चंद्र पर से पृथ्वी आकाश में बड़े गोले जैसी दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं आगे। हम एक छोटे गांव या शहर में रहते हैं। हम जिस भाग को देख सकते हैं वह पृथ्वी का खूब ही छोटा भाग होता है। इस कारण पृथ्वी गोल है ऐसा ख्याल नहीं आ सकता। क्या आपने टूटा हुआ मटका देखा है? उसका एक छोटा टुकड़ा हाथ में ले लें तो पूरा मटका गोल होगा, ऐसा ख्याल नहीं आता है। इसी तरह पृथ्वी के छोटे भाग पर खड़े रहकर देखते से हमें पूरी पृथ्वी गोल नहीं लगती, परंतु अब अवकाश और चंद्र पर लिए हुए फोटोग्राफ से हम कह सकते हैं कि
फोटोग्राफ से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के गोल होने पर कोई शंका नहीं रही है। कहने का मतलब ये है, हम जान गए हैं कि पृथ्वी हमारी चपटी है। बाकी सब लोग कहते हैं कि गोल है, पर हमारी पृथ्वी चपटी है। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है पृथ्वी हमारी किस प्रकार की है। अभी भी आप लोग कहेंगे गोल हैं, तो हम बात करते हैं अब आगे। पृथ्वी गेंद जैसी गोल नहीं परंतु नारंगी जैसी है। पृथ्वी ध्रुव प्रदेशों पर थोड़ी चपटी और विषुववृत्त पर थोड़ी उभरी हुई है। ध्रुव वृत्त से पृथ्वी का मध्य भाग मोटा है। हम अब तो पृथ्वी का घनफल और वजन भी जान सकते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के गुलाब का उपयोग किया जाता है, जिस पर दुनिया के मानचित्र बना होता है। उसमें महाद्वीपों, महासागरों और महत्वपूर्ण वृत्तों के नाम लिखे होते हैं। ग्लोब पर पृथ्वी की छोटी आकृति है। पृथ्वी के ग्लोब पर आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बता सकते हैं। पृथ्वी के गुलाब से जान सकते हैं कि पृथ्वी एक तरफा झुकी हुई है। अब बात करते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जिसको पोल स्टार कहते हैं। आकाश में एक तारा ऐसा कि है जो कि हमेशा आकाश में एक ही दिशा में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। तो फिर हम तारे को खोजना पहचानना किस तरह? इस तारे को सप्तवर्षीय तारों के समूह की मदद से सरलता में खोज सकते हैं। सप्तऋषि के आगे के दो तारे को जोड़ती काल्पनिक रेखा की दिशा में आगे बढ़ने पर एक तेजस्वी तारा आपको दिखाई देगा। बस यह ध्रुव तारा है। समुद्री यात्री करने वाले अथवा रेगिस्तान में यात्रा करने वाले लोग ध्रुव तारे को आसानी से खोज लेते हैं। यह तारा जिस दिशा में दिखाई देता है वह उत्तर दिशा है। यह तारा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही दिखाई देता है। उसकी स्थिरता और पृथ्वी के लगभग गोल आकार के कारण दक्षिणी गोलार्ध में से देखा नहीं जा सकता है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो सप्तऋषियों में से दो तारों को जोड़ती एक काल्पनिक रेखा की दिशा में आगे बढ़ने पर दिखाई देता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर सर्च कीजिए ध्रुव तारा, तो आपके बारे में इसकी कहानी मिल जाएगी। ये किस प्रकार के ध्रुव तारा थे और किस प्रकार से इनको ध्रुव नाम दिया गया, जिनको आपकी हिस्ट्री पूरी पता पड़ जाएगी। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर, जिसको हम लैटिट्यूड और लॉजिट्यूड कहते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी और खड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं, परंतु इन काल्पनिक रेखाओं द्वारा पृथ्वी के किसी भी स्थल का निश्चित स्थान और समय जान सकते हैं। ये रेखाएं जमीन पर नहीं होती हैं, ये रेखाएं मात्र नक्शे पर होती हैं। जिस लोगों ने नक्शे देखे होंगे उनको पता पड़ जाएगा कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। अब अक्षांश की बारी करते हैं। अक्षांश क्या है? पृथ्वी के गोलार्ध पर खींची गई आणिक काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान को यदि सीधी काल्पनिक रेखा से पृथ्वी के केंद्र के साथ जोड़ा जाए तो रेखा से विषुववृत्त काल्पनिक धरातल के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनाता है उतना ही उस स्थान का अक्षांश बनता है। अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या 181 है। इतना जाने यहाँ पे दिया है, दो अक्षांश वृत्तों के बीच की वास्तविक जमीन के धरातल पर लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब बात करते हैं अक्षांश अक्षवृत्त की। ठीक है, तो पृथ्वी का उत्तर अथवा दक्षिण गोलार्ध में विषुववृत्त में सामान्य कोणीय अंतर पर मिले स्थानों को जोड़ने वाली पूर्व पश्चिम लगातार सतत वृत्त को अक्षवृत्त कहते हैं। अब देशांतर क्या होता है, अब उसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी के गोले गुलाब पर खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखाओं को दशांतर रेखा कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं क्या होती है तो आपको सिंपल और शॉर्ट में आंसर दे देना है कि जो आड़ी काल्पनिक रेखा होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं और जो खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती है उसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिलती हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। देशांतर वृत्त की कुल संख्या 360 है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360। और बल्कि यहाँ पे अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या कितनी है? 181, जिसमें 0 डिग्री से देशांतर और 180 डिग्री से देशांतर महत्वपूर्ण है। अब देशांतर वृत्त के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी की धुरी
पृथ्वी की धुरी से मूल देशांतर वृत्त की काल्पनिक धरातल के साथ पृथ्वी के धरातल के समान कोणात्मक अंतर पर आए हुए स्थानों को जोड़ने वाली उत्तर दिशा सतत रेखाओं को देशांत वृत्त यानी अर्धवृत्त कहते हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी की सतह पर मध्य में एक आड़ी रेखा खींची है, उसे देखिए। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसको हम विषुववृत्त कह सकते हैं। यह रेखा विषुववृत्त है। विषुववृत्त पृथ्वी के दो समान भाग करती है। विषुववृत्त के ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, जो कि विषुववृत्त के ऊपर वाला भाग यानी कर्कवृत्त वाला भाग है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी का भाग दक्षिणी गोलार्ध यानी मकरवृत्त कहते हैं। इस तरह उत्तर की तरफ की रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी की रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। विषुववृत्त के उत्तर से 23.5 डिग्री कर्कवृत्त और विषुववृत्त के दक्षिण से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर वृत्त कहते हैं। इसी तरह विषुववृत्त के उत्तर में 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को ध्रुव वृत्त मतलब आर्कटिक सर्कल और विषुववृत्त के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। विषुववृत्त के उत्तर में कर्कवृत्त तथा दक्षिण में मकर वृत्त दिखाई देता है। सूर्य की गति को अयन कहते हैं, इसलिए इनके बीच के वृत्तों को अयन वृत्त कहते हैं। सूर्य की इस गति को 6 माह जितना समय लगता है। पृथ्वी 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। इससे सूर्य की किरणें कर्कवृत्त और मकर वृत्त के बीच लगभग सीधी पड़ती है। अब हम थोड़ा इतना से जान लेते हैं। 23.5 डिग्री को 23 डिग्री और 30 मिनट के रूप में पढ़ा जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी, जो कि हमारे अयन वृत्त के बारे में है। कुछ सूर्य की किरणें आ रही हैं, और आप लोग जानते हैं विषुववृत्त क्या होता है, और कर्कवृत्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जीपीएस। जीपीएस होता क्या है? तो जीपीएस होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा मोबाइल फ़ोन और गूगल अर्थ के माध्यम से हमें किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतर की जानकारी मिलती है। इंटरनेट की सेवा सुविधा वाले मोबाइल द्वारा किसी भी स्थान के अक्षांश और देशांतर मिल जाते हैं। वर्तमान में तो इस सिस्टम द्वारा अक्षांश देशांतर खूब आसानी से जान सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा गूगल मैप है उसके अंदर हमको अक्षांश और देशांतर दिखाई देते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मुख्य देशांतर वृत्त, तो इसमें मुख्य देशांतर वृत्त हमारे 2 टाइप के होंगे। एक है ग्रीनविच, जिसको मीन टाइम कहते हैं, और एक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट टाइम कहते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती 0 डिग्री देशांतर वृत्त को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटती है, जो पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध के रूप में जाना या पहचाना जाता है। ग्रीनविच रेखा के 180 डिग्री पूर्व में पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम का पश्चिमी देशांतर माना जाता है, जो कि हमारा 180 डिग्री पूर्व में पूर्वी होता है और 180 डिग्री में पश्चिमी का पश्चिमी देशांतर माना जाता है। ये हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर वृत्त को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा मात्र एक ही है। इस रेखा को पार करते ही तारीख और वार बदल जाते हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा दिन और रात किस प्रकार से होता है। यह पैसिफिक प्रशांत महासागर से गुजरती है। कई स्थान ठीक 180 डिग्री पर ही नहीं, यह टेढ़ी मेढ़ी। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि उस सीधी खींची जाए तो एक ही दिशा के कुछ टापुओं पर एक ही दिन में 2 वार और 2 तारीख साथ हो जाती हैं। कुछ स्थानों पर एक टापू पर दूसरी तरफ जाने पर तारीख बदल जाती है और समय तथा तारीख का घपला हो जाता है। इसके निवारण हेतु इस रेखा के मार्ग में आने वाली जमीन को छोड़कर उसे समुद्र की तरफ मोड़ा गया है, इसलिए यह टेढ़ी मेढ़ी है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेज नंबर 53 पर जो चित्र हमारा 9.10 वाला कटिबंध, वो आपके एक प्रश्न में दिया है, वो आपको बनाना होगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है। उसके अंदर हमारी PDF है, जो कि हमारी आंसर बुक है। उसके अंदर
आपको चित्र बनाना होगा, मैंने आपको लिख दिया है तो आप बना लेना। अब बात करते हैं कटिबंध यानी जोन। पास की आकृति पर से पता चलता है कि पृथ्वी के तापमान, प्रकाश, गर्मी और ठंडी के आधार पर उसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कटिबंध कहते हैं। अधिक तथा कम गर्मी और प्रकाश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को निम्नानुसार 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। सबसे पहला है हमारा उष्ण कटिबंध, जिसमें ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट समशीतोष्ण कटिबंध, जो कि समान गर्मी ठंडी। और एक है शीत कटिबंध, जिसमें सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। पृथ्वी की गति के प्रकार सभी ग्रहों की तरह पृथ्वी के घूमने के 2 प्रकार होते हैं, एक परिभ्रमण जिसको रोटेशन कहते हैं, एक होता है परिक्रमण जिसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है, उस तरह पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के इस गोल चक्कर लगाने की गति को दैनिक गति कहते हैं, जिसे परिक्रमण भी कहा जाता है। आप लोगों को जो डेफिनेशन मतलब परिभाषा बताया जा रही है वो आप लोगों को याद कर लेनी है, क्योंकि ये आगे क्लास में आपको बहुत हेल्पफुल सहायक होंगी। पृथ्वी विषुववृत्त पर प्रति घंटे 1670 किलोमीटर की तीव्रता से एक चक्कर पूर्ण करती है। इस चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का नारंगी जैसा गोल आकार बनाने में इस गति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन, जिसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। यह परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के लगभग 365 दिन लगते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कौन सी विधि के कारण हमारे को 365 दिन पृथ्वी को लगते हैं एक पूरे चक्र यानी पूरा परिक्रमा पूरे करने में। इस समांतर को हम 1 वर्ष कहते हैं। अवकाश में पृथ्वी का सूर्य को चक्कर लगाने का एक काल्पनिक मार्ग निश्चित हुआ है, जो कक्षा ऑर्बिट के रूप में पहचाना जाता है। इसके साथ पृथ्वी गोलाकार नहीं लंब गोलाकार अंडाकार कक्षा में घूमती है। आप लोग समझ गए हो किस आकार की है, लंब गोलाकार यानी अंडाकार की कक्षा में घूमती है। वर्ष भर सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर समान नहीं होता। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 और कक्षा के साथ 66.5 का कोण बनाकर 66.5 डिग्री का कोण बनाकर घूमती है। पृथ्वी के इस धुरीन के कारण ऋतुएं बनती और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। आप लोगों के काफ़ी समाज विज्ञान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं, तो आपके पास यह कारण मिल चुका है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 दशमलव और कक्षा के साथ 66.5 दशमलव का कोण बनाकर घूमती है। पृथ्वी के इस धुरीमान के कारण ऋतुएं बनती हैं और दिन रात छोटे बड़े होते हैं। इससे आप लोगों को ये कारण मिल गया है। अब बात करते हैं दिन रात। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुके होने तथा गोल होने से उसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। यदि पृथ्वी घूमती नहीं तो इसके एक तरफ अंधेरा और एक तरफ प्रकाश होता, परंतु ऐसा नहीं होता। इस तरह पृथ्वी का प्रत्येक स्थान 24 घंटों में उजाले में से अंधेरे और अंधेरे में से फिर उजाले में आता, जिससे पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर सुबह, दोपहर और शाम होती। पृथ्वी के धुरीमान के कारण दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है उस प्रकार से होता। 21 जून को कर्क व्रत और 22 दिसंबर को मकर व्रत पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जहाँ सूर्य की किरण सीधी पड़ती है वहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों में दिन लंबे और रात छोटी होती हैं। आप लोगों को पता हो गया होगा कि दिन लंबे और रात छोटी क्यों होती, तो आपको इतना लिख देना है। 21 जून को कर्क व्रत और 22 दिसंबर को मकर व्रत पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र में दिन लंबे और रात छोटी होती है। जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ दिन छोटे और रात लंबी होती है, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन समान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तारीख को रात दिन समान होते हैं, तो आपको लिख देना है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन
दिन और रात समान होते हैं। अब बात करते हैं ऋतुएं। ऋतुएं पृथ्वी की धुरी पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्रम से सूर्य के सामने आते हैं। सूर्य की किरणें विषुववृत्त के उत्तरी दिशा तथा दक्षिणी दिशा में सीधी पड़ती हैं। ऐसा होने से दिन रात में अंतर होता है। इससे अधिक समय सूर्य प्रकाश में प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों में गर्मी और कम समय में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों में सर्दी अनुभव होती है। उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु अनुभव होती है, जो मानव जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। अब आपको क्या करना है, ग्लोब की सहायता से बताइए कि भारत में गर्मी हो तो निम्नलिखित देशों में कौन सी ऋतु होगी। तो आप लोगों को ये ट्राई करना है, नहीं आता तो चलेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उत्तरायण क्या होता है? 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें उत्तर की तरफ अर्थात विषुववृत्त की तरफ पड़ना शुरू होती हैं। इस तरह 22 दिसंबर को होता है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यह मकर संक्रांति कहलाती है। अब आप लोगों को पता पड़ गया होगा उत्तरायण क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है। अब बात करते हैं दक्षिणायन। 22 जून से सूर्य की किरणें कर्कवृत्त से खिसक कर दक्षिण की ओर विषुववृत्त की ओर पड़ना शुरू होती है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। अब बात करते हैं विषुव। विषुव क्या है? विषुव के बारे में आप लोगों को उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए बोला है, तो आप इतना पूरा लिख सकते हो। सूर्य का क्रांति व्रत और विषुववृत्त वर्ष में एक दूसरे के 2 बार काटती है। इस प्रतिच्छेदन बिंदु को विषुवत दिवस कहा जाता है। विषुव के दरमियान सूर्य के उत्तरी तरफ जाने से उत्तरी गोलार्ध में 22 मार्च से दिन की लंबाई बढ़ती है और रात छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन और रात छोटी होती है। सूर्य के दक्षिण की तरफ जाने से दक्षिणी गोलार्ध में 24 सितंबर से दिन की लंबाई बढ़ती और रात छोटी होती जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। वर्ष दरमियान 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ने से रात और दिन समान होते हैं, जो विश्व दिन के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा दिन है जिसमें रात और दिन समान होती है, तो वो हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। अब आप लोग लीप वर्ष के बारे में जानेंगे। लीप वर्ष हम लोग सभी जानते हैं कि एक वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, पर वो कैसे होते हैं अब हम वो जानेंगे। पृथ्वी का एक वर्ष अर्थात 365 दिन और 6 घंटे, परंतु चौथे भाग के दिन की गणना की समस्या हेतु 365 दिन का वर्ष गिना जाता है। बाकी बचे 6 घंटे प्रति 4 वर्ष में फरवरी महीने में एक दिन बढ़ाकर अर्थात 28 दिन के बदले 29 दिन करके योग किया जाता है। यह हमारा लीप वर्ष कहलाता है। कहने का मतलब है पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन और 6 घंटे होता है, पर हम 365 को ही जानते हैं, 6 घंटे को कोई नहीं जानता है। तो जो 6 घंटे होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे 6 घंटे मिलकर एक दिन बन जाता है, जो कि 4 साल में एक बार आता है, 29 फरवरी, जो कि फरवरी में 29 दिन आते हैं हर 4 साल के बाद, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण। ग्रहण क्या होता है? इलिप्स। हमें सूर्य और चंद्र से प्रकाश मिलता है, ये तो हम सब जानते हैं। सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और दहकता गोला है। चंद्र पर प्रकाशित है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। भिन्न भिन्न दिवस पृथ्वी की तरफ प्रकाशित भाग दिखाई देता है। किसी कारण सूर्य का कुछ भाग दिखना बंद हो तथा पूर्ण चंद्र का कुछ भाग ना दिखाई दे, या कभी पूरा चंद्र दिखना बंद हो, तब ग्रहण हुआ ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों को ग्रहण का पता पड़ गया होगा कि ग्रहण कैसे होता है, किस प्रकार की परिस्थिति के कारण ग्रहण होता है, तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इलिप्स। तो चंद्र ग्रहण, चंद्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वह घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इस समय
चंद्र की परछाई के कारण सूर्य दिखना बंद हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र सूर्य से छोटा होने के कारण सूर्य की संपूर्ण ढक जाता है, संपूर्ण ढक नहीं सकता। इस कारण पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण एक साथ दिखाई नहीं देता। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को यह घटना नहीं घटती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा पृथ्वी और सूर्य है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो वह प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इलिप्स। तो चंद्र को सूर्य से प्रकाश मिलता है, इसलिए चंद्र की तरफ जाने वाली सूर्य की किरणों के बीच पृथ्वी का अवरोध आए तो चंद्र के उतने भाग पर अंधकार होता रहता है। संक्षिप्त में पृथ्वी के कुछ भागों की परछाई चंद्र पर पड़ती है, यह भाग हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी घटना पूनम की रात को होती है, परंतु प्रत्येक पूनम को नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इतना जाने में सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, परंतु वह प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण पूनम की रात्रि में होता है, परंतु प्रत्येक पूनम को नहीं होता है। इन दोनों के विषय में अपने शिक्षक की मदद से अधिक जानकारी लें। कहने का मतलब ये है शॉर्ट एंड सिंपल में कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, परंतु हर अमावस्या में नहीं होता है, क्योंकि हर अमावस्या एक महीने में 2 बार आती है। ठीक है, उसके बाद चंद्र ग्रहण पूनम की रात्रि में होता है, परंतु प्रत्येक पूनम को नहीं होता है। पूनम जो है वो हर पूनम के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है, वो कोई पूनम के दिन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपने ऐसे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको मेरे वीडियो और भी दिख जाएंगे। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।